हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी 20 मार्क्स का वेटेज तुम्हारे एग्जामिनेशन में रखता है। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर रिवाइज करवा दिया है। अगर तुमने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लो। एंड इसको अभी कंप्लीट करने के बाद हमारा 5वां चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। तो ये एक्ट ना पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, बट 1932 में इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग करके एक नया एक्ट बना दिया गया और इसे नाम दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान से समझना, अब ये एक्ट आया क्यों, पार्टनरशिप कैसे चलेगा, कैसे मैनेज होगा, उसको रेगुलेट करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया। अब यहाँ पार्टनरशिप मतलब क्या, तो पार्टनरशिप एक तरीका है बिजनेस करने का। इसमें बेसिकली होता है क्या, दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ आते हैं बिजनेस करने के मोटिव से, प्रॉफिट शेयर करने के मोटिव से वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं और म्यूचुअल एजेंसी उनके बीच में होता है। इसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। अब हमें समझना है कि पार्टनरशिप का क्रिएशन कैसे होगा। तो तुम्हारे मॉड्यूल में 5 एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं जिससे तुम पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हो। सबसे पहला, 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 इंसान होने चाहिए अगर तुम्हें पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो। एंड ध्यान से समझना, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर कनेक्ट करो सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट का। वहाँ पे पार्टनरशिप का रेफरेंस दिया गया और बोला गया है कि सिर्फ 50 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप में। क्या ये एग्जामिनेशन में आ सकता है? देखो, अभी तक तो नहीं आया, बट मैंने तुम्हें बता दिया, कहीं आ जाएगा तो तुम लिख लोगे। ठीक है। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस। पार्टनरशिप जब भी फॉर्म होगा तो बिजनेस करने के पर्पज से होगा, यानी तुम एक नॉन प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप नहीं खोल सकते हो। थर्ड वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। बिजनेस होगा तो प्रॉफिट मिलेगा एंड प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर शेयर भी करना पड़ेगा। फोर्थ वन इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप चलेगा कैसे, ये एग्रीमेंट के थ्रू होता है जो दो पार्टनर्स के बीच में हो रहा होगा। ठीक है। एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट लॉ बोलता है कि रिटर्न करवा लो क्योंकि वो फिर एज अ प्रूफ सर्व होगा। ठीक है। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर पार्टनरशिप क्रिएट करना है तो म्यूचुअल एजेंसी, यानी एक पार्टनर एक्ट करेगा तो उसका एक्ट के लिए अदर पार्टनर भी लायबल माना जाएगा। और ये 5 अगर वैलिड एसेंशियल्स आ जाते हैं तो बोला जाता है कि पार्टनरशिप का क्रिएशन हो चुका है। यहीं से कनेक्ट हो जाता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 डिफाइन करता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये बेसिकली बोलता है क्या कि कब कब पार्टनरशिप क्रिएट होगा वो हम लोग पता कैसे करेंगे। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया एग्रीमेंट, सेक्शन 5। इसमें सिंपली एक बात बोला गया है कि पार्टनरशिप ना स्टेटस से नहीं फॉर्म होता है, ये बाय एग्रीमेंट फॉर्म होता है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी मेरे और तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ तो हम दोनों के बीच में पार्टनरशिप फॉर्म होगा। अब यहाँ ध्यान से समझना, जैसे एचयूएफ में बाय बर्थ ही मेंबर का राइट मिल जाता है, उस तरह यहाँ पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टनर का बेटा पार्टनर बन जाएगा। यहाँ जो भी होगा वो एग्रीमेंट के थ्रू ही होगा। सेकेंड पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है अगर तुम्हें पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो। ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिसमें तुम प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हो किसी दूसरे के साथ, बट इससे जो है पार्टनरशिप नहीं क्रिएट हो रहा है। वो कौन कौन से केसेस हैं? तो सबसे पहला, तुम सर्वेंट को पैसे दे रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारे और सर्वेंट के बीच में पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होगा। कोई विडो या फिर कोई डिसीज पार्टनर के शन को कोई पैसा रिसीव हो रहा है तो वो भी प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा है, तो इससे भी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो रहा है। फिर लैंडर ऑफ मनी को कोई पैसा पे कर रहे हो तो वो भी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं करेगा। एंड कोई सेलर है, अपने गुडविल को किसी ने सेल कर दिया, उसको तुम प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो तो वो भी पार्टनरशिप का क्रिएशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है म्यूचुअल एजेंसी। इसको हम लोग कार्डिनल प्रिंसिपल भी बोलते हैं और कंक्लूसिव एविडेंस भी बोलते हैं, यानी ये सबसे एसेंशियल एलिमेंट है अगर तुम्हें पता करना है कि हमारे बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं। ये सिंपली बोलता है कि एक पार्टनर जब पार्टनरशिप में एक्ट कर रहा है ना, तो उसके एक्ट से दूसरे अदर पार्टनर भी बाइंड होंगे। वो ये नहीं बोल सकते उसने एक्ट किया मैं लायबल नहीं हूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक पार्टनर एक्ट कर रहा है बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर।
ठीक है। सो अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कितने तरह के पार्टनरशिप होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे मॉड्यूल में दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कितने तरह के पार्टनरशिप होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के पार्टनरशिप होते हैं। एक होता है पार्टनरशिप एट विल, जिसको सेक्शन 7 डिफाइन करता है। ये एक ऐसा पार्टनरशिप होता है जो पार्टनर्स के विल पे बना है, एंड ये कब तक चलेगा ये पार्टनर के मन पे डिपेंड है। मतलब बेसिकली इसमें अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप बंद करना है तो वो अदर पार्टनर को ये नोटिस दे देगा, एंड जब तक उनका मन करेगा ये पार्टनरशिप कंटिन्यू होगा। ठीक है। सेकेंड वन आता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। लेट्स सपोज मैंने एंड तुमने पार्टनरशिप फॉर्म किया एंड मैंने बोला कि चल हम लोग 1 साल के लिए पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। इस सिचुएशन में सिंपली हमारा पार्टनरशिप एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बना है, यानी 1 साल के लिए बना है। जैसे 1 साल खत्म होगा हमारा पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। बट यहाँ ध्यान से समझना, मान लो हमारा फिक्स पीरियड एक्सपायर हो चुका और स्टिल हम लोग पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको फिर हम लोग पार्टनरशिप एट विल मान लेंगे, क्योंकि वो अब जो है हमारे विल पे चल रहा है, हमारे मन पे चल रहा है। जब हमें बंद करना होगा तो हम दूसरे को नोटिस देकर बंद कर सकते हैं। फिर आ जाता है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। इसमें भी दो तरह के पार्टनरशिप होते हैं। एक होता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप, एक होता है जनरल पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसा पार्टनरशिप होता है जो एक पार्टिकुलर सिंगल एडवेंचर के लिए बनता है, मतलब एक पर्पस के लिए बनता है, एक काम करने के लिए बनता है, उसका मेन मोटिव वही होता है, वो कंप्लीट हो जाएगा ये पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है, जनरल बिजनेस करने के लिए फॉर्म होता है। अब जैसे मैंने बोला कि पार्टनरशिप जब फिक्स पीरियड के लिए फॉर्म होता है और फिक्स पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी वो कंटिन्यू करता है, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप एट विल मान लेते हैं। उसी तरह जब पार्टनरशिप कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म होता है एंड वो पर्पस खत्म होने के बाद भी वो कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको हम लोग जनरल पार्टनरशिप के जैसा मान लेते हैं। फिर आ जाता है तुम्हारा यूनिट 1 में टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितने तरह के पार्टनर होते हैं। तो सबसे पहला होता है एक्टिव पार्टनर, जो एक्टिवली पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, जो भी काम कर रहा है वो वही कर रहा है, वो एक्टिव पार्टनर है। पूरा दुनिया उसको जान रहा है कि हाँ ये पार्टनर है और ये पार्टनरशिप का सारा एक्ट करता है। एंड ध्यान से समझना, अगर ये पार्टनर को रिटायर होना है, यानी एक्टिव पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, क्योंकि पूरा पब्लिक उसको जान रहा है कि हाँ ये पार्टनर है। दूसरा आता है स्लीपिंग पार्टनर, जिसको डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं। ये बेसिकली पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप में, बट ये एक्टिवली पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब बस प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉस शेयर कर रहे हैं, बस उसके अलावा और उनका कोई एक्टिवली काम नहीं है, मतलब बिजनेस वगैरह में वो कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड वन इज नॉमिनल पार्टनर। ये बेसिकली ऐसे पार्टनर होते हैं जिनको ना प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, ना वो लॉस बियर करते हैं। वो अपना सिर्फ नाम लैंड कर देते हैं, यानी पार्टनरशिप को यूज करने देते हैं कि हाँ तुम मेरा नाम यूज कर सकते हो एज अ पार्टनर। लेकिन ऐसे पार्टनर थर्ड पार्टी को लायबल होते हैं। उसके बाद आ जाता है आउट गोइंग पार्टनर। आउट गोइंग पार्टनर बेसिकली ऐसे पार्टनर होते हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर जा रहे हैं। फिर आ जाता है एक इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर एक ऐसे पार्टनर होते हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहे हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है सब पार्टनर। सब पार्टनर क्या हुआ, मान लो मैंने दो पार्टनरशिप फॉर्म खोला है, एक तुम्हारे साथ और एक मेरे दोस्त के साथ। तो मैं तुम्हारा भी पार्टनर हूँ और मैं अपने दोस्त का भी पार्टनर हूँ। तो मेरा दोस्त क्या तुम्हारा कुछ लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तुम दोनों कहलाओगे सब पार्टनर। पार्टनर का पार्टनर कहलाता है सब पार्टनर। और ध्यान से समझना, सब पार्टनर कभी भी दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल नहीं है। भाई मेरा उससे लेना देना, मेरा तुम्हारे से लेना देना, तुम दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो तुम उसके एक्ट के लिए लायबल नहीं होगे, तुम उसके एक्ट के लिए बाइंड नहीं होगे। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सेक्शन 28 डिफाइन करता है, ये बेसिकली एक ऐसा इंसान होता है जो अपने एक्ट से, अपने कंडक्ट से ऐसा दिखा रहा है कि ये भी पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म का, बट वो रियलिटी में पार्टनर नहीं है। तो उस रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा करके अगर कोई आउटसाइडर अगर कोई पैसे लगा देता है पार्टनरशिप फर्म में और कोई लॉस होता है, तो वो जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है वो भी लायबल माना जाएगा आउटसाइडर को। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसी के साथ तुम्हारा यूनिट 1 हो जाता है ओवर। यूनिट 2 का सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, यानी पार्टनर के क्या क्या जनरल ड्यूटी होंगे।
ये सेक्शन बोलता है कि पार्टनर जो है फॉर्म के बेस्ट एडवांटेज के लिए काम करेगा, गुड फेथ में एक्ट करेगा, अदर पार्टनर्स को सारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार किया जाएगा वो ट्रू होना चाहिए, एंड जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस आता है अगर कोई अदर पार्टनर का तो उसको भी सारा इंफॉर्मेशन हमें देना होगा। फिर यहाँ पर दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 बोलता है कि अगर मान लो कोई एक पार्टनर ने कोई एक्ट फ्रॉडेंटली किया है तो उससे अगर कोई अदर पार्टनर को लॉस हो रहा है तो वो पार्टनर कंपनसेट करेगा अदर पार्टनर को। फिर सेक्शन 11 आता है, वो बोलता है कि जो भी म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज होंगे पार्टनर के वो एज पर दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होंगे। इसका सेकेंड पॉइंट भी आता है, वो बोलता है कि एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अलावा कोई दूसरा बिजनेस कर ही नहीं सकता, मतलब लिटरली कर ही नहीं सकता। इसका फिर एक्सेप्शन आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे सेक्शन 16 में, उसमें बोला गया है कि एक पार्टनर अदर बिजनेस भी कर सकता है, बस जो अदर बिजनेस से उसको प्रॉफिट हो रहा है ना वो अकाउंट फॉर करना होगा अदर पार्टनर्स के साथ, यानी डिस्क्लोज करना होगा अदर पार्टनर्स के साथ। फिर सेक्शन 12 आ जाता है। सेक्शन 12 बोलता है कि क्या क्या राइट है पार्टनर्स के बिजनेस में। तो देखो, पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई डिसीजन लेना है और वो नॉर्मल बिजनेस के रिलेटेड है, नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में हो रहा है, तो फिर वो जो डिसीजन है वो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स के कंसेंट से हम लोग ले लेंगे। बट मान लो कोई फंडामेंटल डिसीजन लेना है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे नया पार्टनर को एडमिट करना है, तो उस सिचुएशन में हमें कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए, ठीक है, सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए। फिर सेक्शन 13 नॉर्मल अकाउंट्स वाली बात बोलता है, जो तुमने ऑलरेडी अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है। सेक्शन 13 क्या बोलता है कि जो पार्टनर है उनको सैलरी नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो। लेकिन मान लो सारे पार्टनर को सैलरी मिल रहा है कस्टमरी मैनर में, तो उस सिचुएशन में कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको भी सैलरी मिलेगा। उसके बाद पार्टनर अगर लोन देते हैं पार्टनरशिप फर्म को तो उसको हम लोग को एज अ लोन ट्रीट करना पड़ेगा, एंड उस पर एटलीस्ट 6% का हम लोग को इंटरेस्ट लगेगा। पार्टनर्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे अगर कुछ एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, मान लो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ने इमरजेंसी के टाइम में खर्चा किया, एंड वो खर्चा इसलिए किया ताकि फर्म को कम से कम लॉस हो इमरजेंसी के टाइम पे, तो उस सिचुएशन में फर्म का लायबिलिटी बनता है कि वो पार्टनर को जो है इंडेमनीफाई करे, पैसा रिटर्न करे। यहीं पे एक और सेक्शन कनेक्ट हो जाता है, सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या बोलता है कि पार्टनर के पास राइट है, अगर उसने कोई इमरजेंसी में खर्चा किया है तो वो फर्म से पैसा ले सकता है, इंडेमनीफाई करवा सकता है अपने आप को। उसके बाद एक और बात है सेक्शन 13 में, मान लो पार्टनर के नेग्लिजियंस के कारण कोई लॉस हो रहा है फर्म को, तो फिर वो पार्टनर जो है इंडेमनीफाई करेगा फर्म को। फिर सेक्शन 14 आ जाता है, वो बात करता है फर्म का प्रॉपर्टी क्या है, तो जो भी फर्म के फंड से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है वो फर्म का प्रॉपर्टी है। सेक्शन 15 आता है, वो बोलता है फर्म का प्रॉपर्टी सिर्फ फर्म के पर्पस के लिए ही यूज़ होगा। फिर सेक्शन 16 आता है, वो क्या बोलता है कि पार्टनर अगर मान लो कोई कनेक्शन यूज़ करके या फिर फर्म का नाम इस्तेमाल करके कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको ये प्रॉफिट जो है अपने अदर पार्टनर्स के साथ शेयर करना होगा। ये पहला पॉइंट बोलता है। इसका दूसरा पॉइंट मैंने ऑलरेडी तुम्हें सेक्शन 11 के साथ कनेक्ट करके बता दिया, जो एक्सेप्शन बात करता है। सेक्शन 17 एकदम फिद्दू सा सेक्शन है। सेक्शन 17 क्या बोलता है, नया पार्टनर अगर आएगा भी तो जो म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखे हैं वो एज इट इज़ रहेगा अगर उसको चेंज नहीं किया जाएगा तो। सेक्शन 18 एंड 25 साथ में पढ़ना रहता है। सेक्शन 18 क्या बोलता है, सेक्शन 18 बोलता है कि जो पार्टनर है ना वो एजेंट है पार्टनरशिप फर्म का भी और अदर पार्टनर्स का भी। सेक्शन 25 बोलता है कि एक पार्टनर के एक्ट के लिए अदर पार्टनर भी सेवरली या ज्वाइंटली लायबल होंगे, ठीक है। उसके सेक्शन 19 आ जाता है, वो बात करता है इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में। पार्टनर कोई भी एक्ट कर रहा है ऑर्डिनरी बिजनेस में यूजुअल मैनर में फर्म का नाम इस्तेमाल करके, तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टनर ने इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर रह कर काम किया है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिसको पार्टनर्स के इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं रखा गया है। कौन कौन से ट्रांजैक्शन, सबसे पहला, एक पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म को दूसरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बना सकता, इसके लिए उसको पूछना पड़ेगा, अदर पार्टनर्स का भी कंसेंट इसमें रिक्वायर्ड है। उसके एक पार्टनर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर अगर उसको हम लोग भेजे हैं केस लड़ने के लिए तो वहाँ वो एडमिट नहीं कर सकता लायबिलिटी, या फिर वो आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जा सकता, या फिर वो सूट ही विड्रॉ नहीं कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद ध्यान से समझना, एक पार्टनर अपने नाम पे बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकता, ये भी उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर नहीं है। एंड लास्टली, एक पार्टनर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ये भी उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है। सेक्शन 20 आता है, वो बोलता है कि ये जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है इसको बढ़ा एक्सटेंड भी किया जा सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है सारे पार्टनर के कंसेंट से एंड एग्रीमेंट के थ्रू। अब मान लो कोई आउटसाइडर कोई ऐसा एक्ट में इंटर किया है किसी पार्टनर के साथ जो एक्ट उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में अगर आउटसाइडर को ये बात पता है तो उस सिचुएशन में आउटसाइडर जो है फर्म लायबल नहीं होगा। अगर आउटसाइडर को ये बात नहीं पता है तो फर्म लायबल होगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 21 मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेक्शन 23 आता है। सेक्शन 23 क्या बोलता है कि जब भी एक पार्टनर एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट करेगा तभी वो अपने एक्ट के लिए अदर पार्टनर्स को बाइंड करेगा। सेक्शन 24 नोटिस टू द पार्टनर, ये क्या बोलता है कि जब भी एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया जाएगा तो मान लिया जाएगा कि पूरे फर्म को नोटिस दे दिया गया है, बट इसका एक एक्सेप्शन है। जब मान लो कोई एक्टिव पार्टनर फ्रॉडेंटली कोई एक्ट में इन्वॉल्व है तो उस सिचुएशन में उसको नोटिस देना इज नॉट इक्वल्स टू फर्म को नोटिस देना। ठीक है, फिर आ जाता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 क्या बोलता है, एक पार्टनर मान लो अपने एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर ऑर्डिनरी कोर्स में कोई ऐसा एक्ट करता है एंड उस एक्ट से कोई आउटसाइडर कोई थर्ड पार्टी को लॉस हो जाता है तो पूरा फर्म कंपनसेट करेगा उस थर्ड पार्टी को। फिर आ जाता है सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या बोलता है कि मान लो अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने कोई फंड रेज किया है एंड उस फंड को मिस यूटिलाइज कर रहे हैं सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर, तो पूरा फर्म लायबल होगा उस लोन को रीपे करने के लिए। उसके आ जाता है सेक्शन 29 जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या एक पार्टनरशिप फर्म में हम अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो देखो, एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, बस उसको कंसेंट लेना पड़ता है ऑल अदर पार्टनर्स का। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, जिसको भी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा उसके पास राइट आ जाएगा कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करेगा, बट उसके अलावा उसको और कोई राइट्स नहीं दिया जाता। यानी वो ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, ना ही वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसका राइट बस लिमिटेड रहता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने में, बट रिटायरमेंट के टाइम पे उसके पास राइट है कि वो बुक इंस्पेक्ट कर सकता है अपने शेयर डिटरमाइन करने के लिए। सेक्शन 30, क्या एक माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है? तो बेसिक जनरल रूल तो यही है कि एक माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फर्म में, बट उसको बेनिफिट के लिए, उसको सिर्फ प्रॉफिट के लिए, ओनली प्रॉफिट के लिए हम पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा उसका कोई लायबिलिटी नहीं होता है, कोई भी एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। माइनर जो है वो इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं हो सकता, माइनर बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करेगा एंड जैसे ही वो मेजॉरिटी अचीव करेगा तो उसको 6 महीने का टाइम मिलेगा। उस 6 महीने के टाइम के अंदर उसको डिसाइड करना होता है कि उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। अगर वो कंटिन्यू करता है एज अ मेजर पार्टनर तो जिस दिन से वो अपॉइंट हुआ है, यानी जब माइनॉरिटी में वो एडमिट हुआ था, उस दिन से वो सारे एक्ट के लिए लायबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई माइनर ने बोला कि मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा तो वो रिटायर हो जाएगा एज माइनर ही, और वो पिछले कोई भी एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। एक माइनर बुक्स ऑफ अकाउंट भी इंस्पेक्ट कर सकता है एंड पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ने के बाद वो केस भी कर सकता है अदर पार्टनर या फॉर्म पर अपने शेयर्स के लिए। फिर आ जाता है सेक्शन 31, वो बोलता है कि हम दूसरे पर्सन को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें सारे अदर पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। फिर सेक्शन 32 बात करता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर रिटायर हो सकता है, या तो एग्रीमेंट में अगर एक्सप्रेसिवली लिखा है तो उस हिसाब से होगा, या फिर अगर पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देके अदर पार्टनर को, या फिर जो है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जो है एक पार्टनर रिटायर हो सकता है। जब भी पार्टनर रिटायर होगा, अगर एक्टिव पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको ये चीज़ पब्लिकली नोटिस में देना पड़ेगा कि हाँ मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव पार्टनर जो है पूरे एक्ट के लिए लायबल होता है। उसके स्लीपिंग पार्टनर जो है पब्लिक नोटिस नहीं भी देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझना, रिटायरमेंट होने से
कोई भी पार्टनरशिप बंद नहीं हो जाएगा। हाँ, अब मान लो 2 पार्टनर है और एक रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है उस सिचुएशन में तो पार्टनरशिप बंद ही होगा। लेकिन मान लो अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो जनरल रूल यही है कि रिटायरमेंट से पार्टनरशिप बंद नहीं होगा। पार्टनर जिस दिन रिटायर होगा उस दिन से फ्यूचर के लिए वो लायबल नहीं होगा, बट पास्ट के सारे एक्ट के लिए वो लायबल होगा। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, मान लो अगर पार्टनर ने कोई थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई तू मेरे पे केस मत करना, मेरा लायबिलिटी खत्म कर देना, तो उस सिचुएशन में वो लायबल नहीं होगा। फिर आ जाता है सेक्शन 33, बात करता है एक्सपल्सन ऑफ द पार्टनर, यानी पार्टनर को क्या हम लोग निकाल सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म से? द आंसर इज यस, हम लोग निकाल सकते हैं, बट इसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। क्या क्या कंडीशन? पहले तो उसका जो एक्सपल्सन है वो गुड फेथ में होना चाहिए। दूसरा जो है वो एक्सप्रेसिवली एग्रीमेंट में लिखा है कि हमारे पास राइट है कि हम एक्सपेल कर सकते हैं किसी पार्टनर को। तीसरा बात, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ने अप्रूवल दे दिया एक्सपल्सन के लिए। अब यहाँ पर गुड फेथ मतलब क्या? यहाँ गुड फेथ मतलब है कि हम जो पार्टनर को एक्सपेल कर रहे हैं उसको नोटिस देंगे, उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, एंड उसके साथ साथ जो भी उसका एक्सपल्सन हो रहा है वो फॉर्म के बेस्ट इंटरेस्ट में हो रहा है। सेक्शन 34 बात करता है इंसॉल्वेंसी, यानी एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो है पार्टनरशिप बंद हो जाएगा अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो, ठीक है। एंड इंसॉल्वेंट होने का कोई नोटिस नहीं देना पड़ता। इंसॉल्वेंट जिस दिन हुआ उस दिन के बाद से उसके जो स्टेट्स हैं वो लायबल नहीं होंगे, बट पास्ट एक्ट के लिए तो ऑब्वियस बात है वो लायबल होगा। सेक्शन 35 बात करता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जैसे ही पार्टनर का डेथ होगा पार्टनरशिप बंद हो जाएगा अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो। डेथ होने पर भी नोटिस देने का जरूरत नहीं है, एंड डेथ होने के बाद जो भी उसके स्टेट्स होंगे वो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। एंड डेथ होने के बाद जो है उसके स्टेट्स यानी उसके शेयर्स जो है वो लायबल नहीं होंगे। फिर आ जाता है सेक्शन 36 बोलता है जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर जो है वो कंपीटिंग बिजनेस भी कर सकता है, बस वो जो है क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता, उसके बाद फॉर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि हम अभी भी उसका पार्टनर है, ये सब नहीं कर सकता है। बाकी वो कंपीटिंग बिजनेस भी कर सकता है। फिर आ जाता है सेक्शन 37, वो क्या बोलता है जब एक पार्टनर जा रहा है तो उसके जो भी शेयर्स निकलते हैं वो शेयर्स जो है वो या तो लमसम में फॉर्म पे कर देगा या फिर उसको एज अ लोन ट्रीट करेगा और उस पर एटलीस्ट 6% पर एनम पे इंटरेस्ट देगा। अब मान लो कोई पार्टनर बोल रहा है कि इतना करने का ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे दे देता हूँ, उसका जो भी पैसे निकल रहा है, शेयर्स निकल रहा है, मैं पैसे दे देता हूँ। अगर मान लो किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया है तो उस सिचुएशन में जो भी उसके शेयर्स जो एक्स्ट्रा शेयर्स निकल रहे हैं प्रॉफिट में वो सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएंगे जिस पार्टनर ने पेमेंट किया है। फिर सेक्शन 38 लास्ट सेक्शन वो क्या बोलता है कि अगर एक पार्टनर ने कंटिन्यूइंग गारंटी दिया है एंड पार्टनर का डेथ हो जाता है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इनकैपिशिएट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगा अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट 3 में। यूनिट 3 में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कैसे होगा? तो 2 मेजर पर्सन एक एग्रीमेंट तैयार करेंगे एंड उस एग्रीमेंट पे साइन करके सारा डिटेल्स, फॉर्म का नाम, क्या बिजनेस होने वाला है, कहाँ बिजनेस होने वाला है, ड्यूरेशन क्या है, वो सब कुछ डिटेल के साथ वो रजिस्ट्रार को फाइल कर देंगे। रजिस्ट्रार सब कुछ चेक करेगा, उसको अच्छा लगा, सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो जो है एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा और पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर हो गया वो अपने नाम के पीछे वर्ड रजिस्टर्ड यूज करेगा। बट पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल ऑप्शनल है, यानी तुम चाहो तो अपना पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी करवा सकते। फिर यहाँ पर सेक्शन 69 कनेक्ट हो जाता है। वो बोलता है अगर तुम एक पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करवाते हो तो तुमको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। बेसिकली बोले तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है अगर तुम अपने फॉर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हो। सबसे पहला, जो पार्टनर होंगे फॉर्म के वो ना तो फॉर्म पे केस कर सकते ना अदर पार्टनर पे केस कर सकते। सिविल मैटर के रिलेटेड, क्रिमिनल मैटर के रिलेटेड तुम केस कर सकते हो। फिर एक पार्टनरशिप फॉर्म भी किसी आउटसाइडर या थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता है, कोई सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा पार्टनरशिप फॉर्म को। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया गया है, यानी बेसिकली कुछ ऐसे एडवांटेजेस, कुछ ऐसे राइट्स दिए गए जो पार्टनरशिप रजिस्टर हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहला, थर्ड पार्टी तो तुम पे केस कर सकता है, चाहे तुम रजिस्टर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
दूसरा सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो तुम अप टू 100 रुपीज़। 1932 में 100 रुपीज़ एक बड़ा अमाउंट हुआ करता था, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। थर्ड, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है तो उस सिचुएशन में पार्टनर जो है वो केस फाइल कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए। अब इस यूनिट में कैसे डिसॉल्यूशन होगा वो हमें समझना है। सबसे पहले सेक्शन 40 आता है। सेक्शन 40 बोलता है कि पार्टनर्स एग्रीमेंट के थ्रू अपने कंसेंट से जो है डिसॉल्यूशन कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म का। फिर सेक्शन 41 आता है। सेक्शन 41 बात करता है कि कब कब कंपलसरी है कि डिसॉल्यूशन होना ही होना है। तो दो ऐसे केसेस है जिसमें डिसॉल्यूशन होना कंपलसरी है। सबसे पहला, जो बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म कर रहा है वो अनलॉफुल हो गया। दूसरा, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। इस सिचुएशन में पूरा पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा। फिर सेक्शन 42 कुछ और केसेस बताता है जिस केस में पार्टनरशिप चाहे तो डिसॉल्व हो सकता है। मान लो किसी पार्टनर का डेथ हो गया, या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर पार्टनर कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए बना है, वो पर्पस खत्म हो चुका है, या फिर पार्टनर एक फिक्स पीरियड के बना एंड फिक्स पीरियड एक्सपायर हो चुका है। तो इन सब सिचुएशन में भी पार्टनरशिप बंद हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। फिर आ जाता है सेक्शन 43। सेक्शन 43 बोलता है कि अगर एक पार्टनरशिप एट विल पे बना है तो उस सिचुएशन में कोई भी पार्टनर जिसको पार्टनरशिप बंद करना है वो अदर पार्टनर को नोटिस दे देगा एंड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। फिर आ जाता है सेक्शन 44। सेक्शन 44 बताता है कि कब कब कोर्ट जो है डिसॉल्व कर देगा पार्टनरशिप फर्म को। सबसे पहला बात, इंसैनिटी। मान लो कोई एक एक्टिव पार्टनर परमानेंट बेसिस पे अनसाउंड माइंड का हो गया, यानी पागल हो चुका है, तो उस सिचुएशन में अदर पार्टनर्स कोर्ट जाएंगे एंड कोर्ट जो है डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास कर देगा। दूसरा आता है, मान लो कोई एक्टिव पार्टनर जो है एक्ट करने के लायक ही नहीं है, यानी वो इनकैपेसिएट हो चुका है, तो उस सिचुएशन में भी जो है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, कोर्ट ऑर्डर दे देगा। थर्ड वन इज मिसकंडक्ट। मान लो कोई पार्टनर जो है कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि गलत है एंड उससे एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है पार्टनरशिप फॉर्म पे, तो अदर पार्टनर जो है वो कोर्ट जा सकते हैं एंड कोर्ट जो है वहाँ पे डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास कर देगा। उसके बाद मान लो कोई पार्टनर पैसे चोरी कर रहा है, या फिर ट्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहा, कुछ गड़बड़ कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उस सिचुएशन में भी डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है, मान लो कोई पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है बिना अदर पार्टनर से पूछे हुए, तो उस सिचुएशन में भी डिसॉल्यूशन कर सकता है कोर्ट। उसके बाद आ जाता है, मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म में खाली लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट का कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा, तो उस सिचुएशन में भी डिसॉल्यूशन के लिए जा सकता है। एंड लास्ट, कोई भी कोर्ट को अगर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड लगेगा, यानी मान लो कोर्ट को ऐसा लगेगा कि मैनेजमेंट में डेडलॉक है, यानी पार्टनरशिप नहीं चल सकेगा, तो फिर वो जो है डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकता है। सेक्शन 45 आ जाता है। सेक्शन 45 बोलता है कि जैसे ही पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो पार्टनर्स जो हैं वो फ्यूचर में भी अदर पार्टनर्स के एक्ट के लिए लायबल होंगे, ठीक है, तो इसलिए पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। बट ये उनके लिए जिन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। मान लो कोई पार्टनर है जो पहले रिटायर हुआ है एंड उसने पब्लिक नोटिस दिया है, या फिर कोई डिसीज पार्टनर, या कोई पार्टनर जो इंसॉल्वेंट है, या स्लीपिंग पार्टनर, इन सबको नोटिस देने का जरूरत नहीं है, तो ये सब लायबल नहीं होंगे, ये सेक्शन उन पे नहीं लगेगा। उसके अलावा मान लो कोई अदर पार्टनर है एंड वो डिसॉल्यूशन हुआ है और उस सिचुएशन में उन्होंने नोटिस नहीं दिया, तो फिर वो लायबल हो जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 46 एंड 47 एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 46 क्या बोलता है कि पार्टनर्स के पास राइट है कि वो फॉर्म का एसेट्स का यूज़ करके जो भी लायबिलिटी है वो पे ऑफ करे। सेक्शन 47 बोलता है डिसॉल्यूशन से पहले जो भी इनकम्प्लीट वगैरह ट्रांजैक्शंस हैं वो सब कुछ खत्म करके डिसॉल्यूशन करे। फिर सेक्शन 48 बात करता है कि सेटलमेंट कैसे होगा अकाउंट का, तो जो भी लॉसेस होंगे पार्टनरशिप फॉर्म के एंड उसके साथ साथ कोई भी डिफिशियंसी होगा अगर कैपिटल में, तो वो सब कुछ जो है पहले जो फॉर्म के प्रॉफिट होंगे उससे हम लोग पे ऑफ करेंगे। उसके बाद अगर नहीं पे ऑफ होता है तो फिर जो है पार्टनर्स का कैपिटल यूज़ करेंगे एंड उसके बाद भी अगर कम पड़ जाते हैं पैसे तो पार्टनर को बोलेंगे कि भैया कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है। उसके जो भी एसेट्स होंगे फॉर्म के, वो फॉर्म के सबसे पहले लायबिलिटी थर्ड पार्टी को लायबिलिटी पे ऑफ करने में यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद जो है जो भी पार्टनर से हमने लोन लिया वो हम लोग पे ऑफ करेंगे एंड जो बच गया फिर हम वो पार्टनर्स को कैपिटल में दे देंगे एंड उसके बाद भी कुछ सरप्लस बचता है तो फिर पार्टनर जो है एग्रीड रेशियो में अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 49 क्या बोलता है कि जो भी फॉर्म का एसेट्स होगा उससे पहले फॉर्म की लायबिलिटी पे होगी
फिर पार्टनर्स की लायबिलिटी पे होगी। वहीं अगर कोई पार्टनर का एसेट्स है तो पहले पार्टनर का पर्सनल लायबिलिटी पे होगा, उसके बाद फॉर्म का लायबिलिटी पे होगा। इसी के साथ तुम्हारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। एंड बस पढ़ते रहो। टाटा बाबा, ऑल द बेस्ट।